आज आपके साथ मैं कपिल गंगवानी फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के एक्स ग्रुप के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके 2 क्वेश्चंस कम से कम एक्स ग्रुप एग्जाम के क्लियर होते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक मेरे पास रहेगा, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लाया हूं जिनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं बेटा। जैसा मेरा टॉपिक है पहला, पावर से रिलेटेड। पावर से रिलेटेड टॉपिक है। पावर की मैं बात करता हूं। पावर है क्या चीज? पावर है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। पावर एक्चुअली क्या है बेटा? पावर है मेरे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या रहेगी बेटा मेरे पास? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। Work done is measured in the joule and time is measured in the second. The unit of power is joule per second. अगर मैं SI यूनिट की बात कर लेता हूं, अगर मैं SI यूनिट की बात करता हूं तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास? वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर इज द वॉट। जनरली मेरे पास क्वेश्चंस के अंदर पावर की यूनिट दी जाती है बेटा किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट किसके बराबर रहेगा बेटा? 1000 वॉट के इक्वल रहेगा। एक यूनिट ऑफ पावर और डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर। किससे इसकी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर। इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर इज द हॉर्स पावर। इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर क्या रहेगी बच्चों मेरे पास? हॉर्स पावर रहेगी। और 1 हॉर्स पावर, ध्यान रखना है आपने, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर रहेगा बेटा? 746 वॉट के इक्वल रहेगा। ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट वन थिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटे टर्म कोलिजन के साथ। नेक्स्ट वन टर्म जो है मेरे पास वो टर्म है बेटा कोलिजन। कोलिजन बेसिकली है क्या? कोलिजन है जब कोई भी दो बॉडीज मूव कर रही हैं वो आपस में क्या कर जाएं बेटा? ऐसी स्थिति में आ जाएं कि उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हो जाए। एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हो जाए या फिर एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम हो जाए तो मैं क्या कह दूंगा बेटा? ये बॉडीज क्या कर गई आपस में? कोलाइड कर गई हैं। जब भी मैं कोलिजन की बात करूंगा तब मुझे 2 लॉज को स्पेसिफिकली लर्न रखना ही रखना है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? कितने लॉज हैं मेरे पास? 2 लॉज की डिस्कशन करनी है। पहला लॉ डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दूसरा लॉ डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये दोनों लॉज किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉलिजन में दोनों लॉज अप्लाई हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉलिजन में एक लॉ अप्लाई होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 टाइप का कॉलिजन मुझे डिस्कस करना है बेटा। एक है इलास्टिक कॉलिजन, एक है मेरे पास इन इलास्टिक कॉलिजन। एक कौन सा कॉलिजन है? इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा कॉलिजन कौन सा है मेरे पास? इन इलास्टिक कॉलिजन। ध्यान रहेगा इतना। अब देखिए बेटा, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन क्या रहता है? इलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन है, ये चीज ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में वो पूछ सकता है आपके पास पेपर में, भाई इलास्टिक कॉलिजन में क्या क्या चीजें कंजर्व रहती हैं। तो इलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन है जिसमें बोथ, ये चीज आपने ध्यान रखना है, इलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन है जिसमें दोनों की दोनों बॉडीज की ऊपर
दोनों लॉ फॉलो हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी फॉलो हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी फॉलो हो, तो मैं कह दूंगा कौन सा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। दूसरा, इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक का डायग्राम बनाऊंगा अभी। इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा रहता है, इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन रहता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होगा। इन इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉलो नहीं होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज फॉलो होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए डायग्राम के साथ डिस्कशन करता हूं मैं इलास्टिक कोलिजन का। वेलोसिटीज की बात करेंगे, ध्यान से समझना। मेरे पास m1 बॉडी थी, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, क्लियर है। दूसरी बॉडी थी मेरे पास m2, ये u2 वेलोसिटी से मूव करती है। u1 and u2 both velocities are the initial velocities of mass m1 and m2। ये दोनों बॉडीज आपस में क्या हो गई, कोलाइड हो गई एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ये बिफोर कोलिजन का केस। इन वेलोसिटीज का रोल जानेंगे अभी, दो फॉर्मूले आपको लर्न करवाएंगे। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इन्होंने दो वेलोसिटीज एक्वायर कर ली, v1 और v2। ये वेलोसिटीज थी आफ्टर कोलिजन की, ये बिफोर कोलिजन का केस हो गया, ये आफ्टर कोलिजन का। और एट द टाइम ऑफ कोलिजन दोनों बॉडीज क्या हो गई बेटे, कोलाइड। अब देखना बेटा, कंफर्म है u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी हैं, v1 v2 आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज हैं, इनकी बात मुझे करनी है। राइट डाउन करता हूं मैं v1 का फॉर्मूला और v2। m1 m2 मासेस थे, m1 m2 क्या थे बेटा, मासेस ऑफ बोथ दी बॉडीज। ध्यान रखना v1 के लिए लिखता हूं m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2। यहां पर m1 m2 की मैं बात डिस्कस कर चुका हूं। m1 m2 क्या रहते हैं बेटा, m1 m2 है मेरे पास मासेस, क्लियर। तो फर्स्ट v1 वेलोसिटी निकाली, सेकंड हम लोग बात करते हैं किस चीज की बेटा, v2 की। m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2, यहां u2 लिख देना बेटा। यहां m1 में से घट रहा था, यहां पर किस में से घट रहा है बेटा, m2 में से। वहां पर 2m1 बाय m1 प्लस m2, ध्यान रहेगा बेटा इतना, कंफर्म है। ये किस चीज का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा मेरे पास, इलास्टिक कोलिजन का। आप क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं हम इस पर कुछ, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर मूव आउट करेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ एक दो टॉपिक उठा रहा हूं जो किससे रिलेट कर रहा है बेटा, वो रिलेट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, लाइट वाले पार्ट से, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन रहा है आपके पेपर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है बहुत छोटा सा, उस फॉर्मूले के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन पेपर में बन रहा है, तो उसको ध्यान रखते हैं बेटा। मैं बात कर रहा हूं लाइट वाले चैप्टर का, एक टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली काम कहाँ आएगा बेटा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप सब जानते हो। जहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, दैट इज लाइट की मूवमेंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। लाइट कहां से जा रही है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो मैं कह दूंगा क्या हो रहा है बेटा? रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मीडियम 1, मीडियम 2, ये वाटर लगा लो, ये हनी लगा लेते हैं। एक वाटर लगा लिया, एक क्या लगा लिया मैंने? हनी। अब डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वाटर वाले को, ये हनी वाले को। समझना, ये मैंने लिख दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेशियो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेशियो of speed of light in air to the speed of light in that medium. क्लियर है? C by VW मीन्स C क्या है? 3 into 10 to the power 8 आपको याद रखनी है इसकी वैल्यू। C की वैल्यू कितनी आती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रहेगा, डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ऐसे ही म्यू एच की बात करता है। म्यू एच इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी। म्यू एच इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी एंड इट इज इक्वल टू C by VH. C is the speed of light in air, VH is the speed of light in the honey. इतना ध्यान रहेगा। अब देखिए बेटा, लाइट की मूवमेंट हुई, यहां पर हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। यहां पर क्या ड्रॉ कर देते हैं बेटा? नॉर्मल की ड्राइंग कर देते हैं। होगी बेटा नॉर्मल की ड्राइंग। ये मीडियम कम डेंसर है, लेस डेंसर है, ये ज्यादा डेंसर है। जब भी लाइट रे लेस डेंसर से मोर डेंसर की तरफ मूव करेगी तो टुवार्ड्स दी नॉर्मल, टुवार्ड्स दी नॉर्मल लाइट की शिफ्टिंग हो जाएगी। क्लियर है? अगर वो कह देता है फाइंड आउट दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू हनी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू हनी, तो मैं उसको लिख देता हूं म्यू डब्ल्यू एच, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ म्यू ऑफ वाटर टू द म्यू ऑफ हनी। क्लियर है? अगर वो कह देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसका पहले आ जाए उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख दो, दूसरे का नीचे लिख दो। ध्यान रहेगा। अगर वेलोसिटीज की बात करी जाए भी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन हनी, अगर न्यूमेरिकल में वो वेलोसिटी की बात कर देता है, इन दैट केस वाटर विद रिस्पेक्ट टू हनी निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? वाटर विद रिस्पेक्ट टू दी हनी। इन दैट केस आप उल्टा कर दोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन हनी टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अगर उसने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तब रिलेटिव मांग रहा है, तो आपने डायरेक्ट ऊपर जिसके रिस्पेक्ट में है वो नीचे आएगा और दूसरे वाली टर्म ऊपर। लेकिन अगर वेलोसिटी के रेशियो में तो रिवर्स हो जाने वाला है। म्यू एच डब्ल्यू कह देता है तो वाटर टू द हनी। ध्यान रहेगा इतना। अब देखिए क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सपोज करो एक मीडियम दे दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है वो 3/4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम दे देता है बेटा वो कितना मेरे को? 3/4। कहता है फाइंड आउट द वेलोसिटी इन दैट मीडियम। क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है इस पर्टिकुलर मीडियम में। अब देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा टर्म, म्यू 1 C by V1
μ1 इज इक्वल टू सी बाय v1। μ1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3/4। c कितना है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय v1। कंफर्म है इतना। 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई v1 कितनी आ जाएगी 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रहेगी बेटा इतना। कंफर्म है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपने ट्राई करने हैं जो मेरे पास किसके साथ आ जाएं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म के साथ आ जाएंगे। ध्यान रहेगी बेटा। अब इसी की बात हम लोग करते हैं, इसी के साथ हम लोग एक और डिस्कशन कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशंस का। किस का डिस्कशन कर लेते हैं बेटे हम लोग, इमेज फॉर्मेशंस का। ध्यान से समझना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात करूंगा और इमेज फॉर्मेशन की भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक टर्म और डिस्कस कर लेता हूं, बाय चांस पेपर में बन जाता है तो। सपोज करो वो कहता है कि मेरे पास एक मीडियम है, इसमें मैंने एक लेंस को डाल दिया, एक मीडियम लिया, उसमें मैंने लेंस को डाल दिया। कहता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 3/2। तो जैसे ही मैंने लेंस को डाला, लेंस को डालते ही लेंस जो है वो इनविजिबल हो गया। लेंस क्या हो गया बेटा, इनविजिबल हो जाता है। तो कहता है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी ऐसे कोई चीज क्या हो जाए बच्चों, इनविजिबल हो जाए, ऐसे जब कोई चीज क्या हो जाए, इनविजिबल हो जाए, तो इन दैट केस उस मीडियम और उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना आ जाएगा बेटा, 3/2। दूसरी बात, दो टाइप के लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। ध्यान से सुनना बेटा इस बात को। यदि मैंने एक मीडियम लिया और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो कन्वेक्स लेंस था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कन्वेक्स लिख देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम लिख देते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज मोर देन द लेंस, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, जैसे ही मैं इसमें कन्वेक्स को डिप कर दूंगा तो ये लेंस किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, कनकेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अगर मैंने कनकेव को उससे ज्यादा वाले में डिप कर दिया तो ये कनकेव वाला किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, कन्वेक्स वाले की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ध्यान रहेगा बेटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। कल हम लोग मिलेंगे बेटे कुछ एक न्यूमेरिकल्स के साथ, और इन न्यूमेरिकल्स की क्लैरिटी आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कल वाली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन कल करेंगे।